पांडे आज है चुनावी पर्व। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का आज पहला चरण है। पूरे देश में जनता आज राजनेताओं के किए गए कार्य और उन तमाम वादों को आज अपने वोट के माध्यम से अपना फैसला सुनाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में आज राजस्थान की 12 सीटों के मतदान है। पहले चरण में देश की 102 सीटों पर मतदान होगा। पहले फेज में 2.54 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करने पहुंचे हैं। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर देशवासियों से मतदान करने की भी अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि वोटिंग जरूर करें और नया रिकॉर्ड बनाए। भाजपा कांग्रेस की कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है भाजपा। वहीं कांग्रेस अपने पुराने कार्यकाल और गठबंधन के सहारे बैठी हुई है। तो चलिए, इस बीच हमारे साथ है हमारे राजस्थान हेड मोहन सेठिया जी। मोहन सेठिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आज मोहन जी से हम काफी सारी बात करेंगे, चुनाव के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे गंगानगर सीट के बारे में। तो मोहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, श्री गंगानगर से प्रियंका बेलान भाजपा की जो प्रत्याशी है वो है, उनका पहला चुनाव है श्री गंगानगर से, और साथ ही कुलदीप इंदौरा कांग्रेस के, उनका भी पहला चुनाव। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टक्कर कैसी देखी जा सकती है? मैडम, टक्कर तो बराबर की रहेगी। और कुलदीप इंदौरा जी पहले कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान में रह चुके हैं और प्रियंका बेलान का सांसद का पहला चुनाव है। प्रियंका बेलान को पहले टिकट मिला था बीजेपी में, लेकिन इनकी एज की वजह से इनका विधानसभा का टिकट कट गया था। टिकट इनको फाइनल हो गया था, लेकिन अब टक्कर बराबर की है। अब ये चुनाव में कैसा रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी जिसमें 6 सीटें कांग्रेस की हैं, 2 सीटें बीजेपी की हैं विधानसभा में। चुनावी टक्कर है। अभी फिलहाल में अभी भजनलाल जी ने जब शपथ ली थी तो वहां के चुनाव लड़ रहे सुरेंद्रपाल टीटी को बिना चुनाव लड़े हुए उनको मंत्री बना दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब इसी स्थिति में लगता हुआ है, कुछ भी नहीं कह सकते चुनाव में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो 4 जून को ही पता लगेगा, ये पता लगेगा। सच्चाई ये है। दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों प्रत्याशी लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहा है जी। और निहालचंद जी जो 5 बार सांसद रह चुके हैं, उनका कितना रोल रहता है इस चुनाव में भागीदारी लेने का, ये भी एक पॉइंट है। बाकी तो वक्त बताएगा 4 तारीख को क्या होता है जी। ये तो वक्त की बात है जी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा। ये है हमारे साथ हमारा राजस्थान हेड मोहन सेठिया जी, जिन्होंने गंगानगर सीट के बारे में हमने इनसे बातचीत की। प्रियंका बेलान भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनका भी पहला चुनाव है। साथ ही श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा, जिनका भी पहला चुनाव है। आप कांग्रेस से हैं। तो मोहन जी से हम बात करते हैं बीकानेर सीट के बारे में। मोहन जी, हम बात करते हैं बीकानेर के बारे में। अर्जुन राम मेघवाल को इस बार टिकट मिला है। भाजपा के प्रत्याशी चुने गए हैं। ये 3 बार सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हम बात करें बीकानेर की एक बार फिर से, तो गोविंद राम मेघवाल को भी टिकट मिला है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारे गए हैं और वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह गए हैं। तो इस बार मुकाबला इन दोनों के बीच में क्या और कुछ कितना रोचक हो सकता है, क्या देखने के लिए मिल सकता है? आपकी क्या राय है? इस समय जो बीकानेर की सीट का जो मुकाबला है वो बहुत टिपिकल मुकाबला है। एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस है। दूसरा, बीकानेर से 3 बार सांसद रह चुके हैं अर्जुन मेघवाल। उनकी जो खिलाफत है वहाँ बहुत ज्यादा चल रही है। और गोविंद राम मेघवाल अभी खाजूवाला से चुनाव लड़े थे, विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन इनकी पकड़ अच्छी है। और बीकानेर जो बेल्ट है उसमें मेघवाल समाज की बहुत अच्छी पकड़ है। और अर्जुन मेघवाल जब 2 बार मंत्री रहने के बाद इन्होंने वहां के कार्यों के जो करने थे वो कार्य किए नहीं। इस बार जो कंपटीशन का जो दिक्कत कह सकते हो आप, और जो मेन दिक्कत है इसमें बहुत दोनों की फाइट है। कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी नहीं कह सकते भाई कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी अनुमान नहीं लगा सकता है। एक तरफ उनका अपना एक्सपीरियंस है, एक तरफ इनका अपना एक्सपीरियंस है। ये अर्जुन राम मेघवाल कलेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने वीआरएस लेके राजनीति में कदम रखा था। तो ये है मेन कहानी। अब आगे देखो क्या होता है। ये तो ये उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। और गोविंद राम मेघवाल की बात करें, गोविंद राम मेघवाल पहले एक बार इनके सामने जो कैंडिडेट थे विधानसभा में वो थे विश्वनाथ मेघवाल डॉक्टर। एक बार वो चुनाव जीत चुके थे। हार का कारण क्या था सर? हार का कारण जब ये कैबिनेट मंत्री थे गोविंद राम मेघवाल जी, तब इन्होंने वहाँ के जो लोकल की जनता था उनको तवज्जो नहीं दी, संतुष्ट नहीं कर पाए, और इसी वजह से वो हारे थे। और फिर ये दोबारा एक बार जीते। 2 बार ये जीत चुके हैं, 2 बार ये हार चुके, 2 बार जीत चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं।
तो इनके सामने जो खजूवाला से कैंडिडेट थे वो डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। तो अभी जो कैंडिडेट बीकानेर लोकसभा से जो कैंडिडेट है तो एक अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है जो मतलब फाइट कर सकता है अर्जुना मेघवाल को एक्सपीरियंस के हिसाब से। और इनकी पकड़ भी, अर्जुना मेघवाल की पकड़ भी अच्छी है। जनता का हो सकता है इनको भरपूर सहयोग मिले और इस बार ही अपनी बाजी मार जाए। 4 जून को फैसले आने वाले हैं। मोहन सेठिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जी, जिनसे हम जयपुर सीट के बारे में बात करेंगे तो हम बातचीत अपनी जारी रखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ है हमारे न्यूज़ 21 के न्यूज हेड दीपेंद्र नरूका जी। नरूका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दीपेंद्र जी, हम आपसे बात करेंगे जयपुर सीट के बारे में। मंजू शर्मा प्रत्याशी चुनी गई है, भाजपा का नया चेहरा है, भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय भवन लाल शर्मा की बेटी भी है। तो आपको क्या लगता है कितना फायदा मिल सकता है इस बार? वो नया चेहरा है, उतरी है मैदान में, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नया चेहरा पुराना चेहरा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो पार्टी है वो काफी पुरानी पार्टी पुरानी पर प्रत्याशी नया है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें जयपुर सीट की तो यहाँ से लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं हवामहल सीट से, जो कि दिवंगत भवन लाल शर्मा है। मंजू शर्मा उनकी बेटी है। और माना ये भी जा रहा है कि ये जो टिकट मिली है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुशंसा पर दी गई है और वो महिलाओं को भी आगे लाना चाहते हैं और 33% आरक्षण को लेकर भी देखा जा रहा है। मंजू शर्मा वर्सेस प्रताप सिंह खाचरियावास। जी, मैं उन्हीं की बात पे आ रही थी आपसे। प्रताप सिंह खाचरियावास भी कांग्रेस से, उनको भी टिकट मिली है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस बार? कांग्रेस एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। यहाँ पर जयपुर का गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को जयपुर का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट लगातार जीती है। पिछली बार भी यही हुआ था। ग्रामीण सीट में भी लगातार 2 बार और जयपुर सीट की बात है। जयपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास विधानसभा चुनाव हार चुके हैं इस बार और अब दोबारा उनको टिकट दी गई है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इससे पहले लोकसभा की टिकट कांग्रेस ने जयपुर से किसे दी? बिल्कुल सुनील शर्मा, जो कि शिक्षाविद हैं, काफी समय उनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उनको टिकट दी थी। लेकिन ये आरोप लगने लगे कि वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के विरोध में बयान दिखाता है, चलाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने खुद सुनील शर्मा ने आगे कहा कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से अगर एक भी कांग्रेस वोट का नुकसान हो रहा है तो मैं आहत हूं और मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास की एंट्री हुई और अब चुनाव जो है वो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन मोदी की गारंटी भारी है, भाजपा का रिकॉर्ड भारी है, मुकाबला कड़ा है, लेकिन चांसेस बहुत कम। 400 पार जो है वो नतीजे आएंगे तब पता चलेगा 4 जून को। खैर, अगर हम बात करें जयपुर ग्रामीण की, अब तो राव राजेंद्र सिंह भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो चुने गए हैं। दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली 2 बार से राज्यवर्धन राठौड़ इनके पहले सांसद थे। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? राज्यवर्धन राठौड़ इस जयपुर ग्रामीण सीट से लगातार 2 बार सांसद थे। नरेंद्र मोदी के 2 बार का जो उनका टेन्योर था प्रधानमंत्री मोदी का। अब टिकट जो है वो राव राजेंद्र सिंह, चूंकि जयपुर ग्रामीण की सीट है शाहपुरा, वहां से विधायक रह चुके हैं। इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनीष यादव, उनको टिकट मिली थी तो वो विधायक प्रत्याशी जीते थे कांग्रेस के और राव राजेंद्र सिंह हारे थे। लेकिन पुराना चेहरा है, काफी समय से पार्टी के लिए कार्यरत है। पार्टी को फायदा मिल सकता है। पार्टी को बिल्कुल फायदा मोदी की गारंटी का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है कि राव राजेंद्र सिंह विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाते हुए लोकसभा का टिकट जयपुर ग्रामीण सीट का उम्मीदवार घोषित किया है। अनुरुको जी, बात आपसे करना चाहेंगे जयपुर ग्रामीण की। अनिल चोपड़ा कांग्रेस का चेहरा बार सामने आए हैं, नया चेहरा है, क्या लगता है आपको, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? कांग्रेस की तरफ से नया चेहरा, युवा चेहरा सामने है और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पुराने वरिष्ठ नेता। यहाँ पर अनिल चोपड़ा को जो टिकट मिली है वो ये मानकर चले कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने का जो कांग्रेस मौका देने की बात कर रही थी, उसके अनुसार ये मौका मिला और ये सचिन पायलट की करीबी माने जाते हैं। तो जयपुर ग्रामीण सीट कहा जा सकता है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो है ही है,
साथ के साथ में युवा वर्सेस अनुभवी कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला देखा जा रहा है, इसलिए उन्होंने युवा चेहरा। चलिए चूरू की थोड़ी सी हम चूरू सीट के बारे में बात कर लेते हैं। देवेंद्र झाझड़िया भाजपा के प्रत्याशी चुने गए हैं, ये भी नया चेहरा है और पैरा ओलंपिक पदक के विजेता भी रह चुके हैं ये चूरू से। राहुल कासवा भी कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए हैं, 2 बार भाजपा से सांसद भी रहे हैं, पर टिकट कट जाता है उनका, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, फिर से वो मैदान में आ गए हैं। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए शेखावाटी के अंदर 3 सीटें, मैं खुद बिल्कुल मैं वही कह रही थी, आप शेखावाटी से बिलोंग करते हैं। शेखावाटी की 3 सीटें हैं। शेखावाटी बेल्ट में चूरू, सीकर और चुनी। चूरू भी एक हॉट सीट में इसलिए शामिल होती है क्योंकि यहाँ से कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में चुने जाते रहे हैं राजेंद्र राठौर, इसलिए इस सीट पर न सिर्फ देवेंद्र झाझड़िया बल्कि चूरू के जो दिग्गज नेता हैं, जो पूर्व में विपक्ष के नेता थे राजेंद्र राठौर, उनकी भी साख इससे जुड़ी हुई है। और देवेंद्र झाझड़िया जो है वो पैरा ओलंपियन है, पदक विजेता है और खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में उन्हें स्थान देती रहती है। इसके अलावा युवा चेहरा है, उनके वोट के फायदे भी काफी, खिलाड़ियों के भी वोट काफी मिल जाएंगे। अब खिलाड़ी ये सोचकर उतारा गया नहीं, खिलाड़ियों के वोट यहाँ से सीकर चूरू झुंझुनू में काफी खिलाड़ियों और काफी सैनिकों का युवा सैनिक फील्ड में आते हैं, तो वो एक फायदा रहेगा। इसके अलावा बात करें राहुल कसवा की, तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से 2 बार वो सांसद थे राहुल कसवा, जो कि अब कांग्रेस के कैंडिडेट जी बिल्कुल। तो कांग्रेस से टिकट जब 2 बार कट गई तो उनका ये कहना था कि मैं 2 बार लगातार सांसद था, मेरी टिकट क्यों कटी जी बस। और कांग्रेस के पास में कोई ऐसा कद्दावर नेता, ऐसा दिग्गज नेता जो चुनाव जीत सके, इसलिए भाजपा छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया राहुल कसवा ने जी, और कांग्रेस ने हाथों हाथ उनको टिकट दे दिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दीपेंद्र जी, हम झुंझुनू के बारे में। शुभकरण चौधरी को इस बार प्रत्याशी घोषित किया गया है, प्रत्याशी चुना गया है। भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, आप जानते ही होंगे झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला है, कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शीश राम ओला के बेटे रह चुके हैं। देखिए झुंझुनू जो सीट है वो कहा जाता है कि यहाँ से पुराने समय से कांग्रेस का काफी, अगर सांसद की बात करें तो राजीव गांधी के समय से और फिर इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस का ही शुरुआत में गढ़ रहा है। बिल्कुल। पूर्व में शीशराम ओला एक बहुत बड़े कद्दावर नेता सांसद का चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, और केंद्र की सत्ता में जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तब वो मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री भी रहा करते थे। यहाँ पर उनको बेटे जो है शीशराम ओला के बेटे, स्वर्गीय शीशराम ओला के बेटे ब्रजेंद्र ओला को टिकट दी है, जो कि पिछली सरकार में अशोक गहलोत की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्रालय के पास में था। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से इस सीट पर शुभकरण चौधरी, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं झुंझुनू सीट से भाजपा के, तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो सीट है वो टक्कर की है कि दोनों ही जो है वो जाट बहुल नेता हैं और झुंझुनू को जाट बहुल सीट भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि करवट ऊट किस तरफ लेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, पर उनके समुदाय का उनको काफी सपोर्ट मिल सकता है। दोनों पार्टियों ने जो भी अपने नेता मैदान में उतारे, सोच समझ के उतारे हैं, पर अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो जो क्लियर पिक्चर जिसको हम कहते हैं वो आपको 4 जून को ही पता चलेगी। लास्ट हम बात करेंगे दीपेंद्र नरुका जी आपसे सीकर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुमेधानंद सरस्वती भाजपा के नए चेहरे हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार वो हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या है आपके विचार, क्या कहना चाहेंगे? सीकर से एक हम बात करें, अगर अमराराम माकपा की भी बात करें, गठबंधन में थे ये पहले, उसके बाद CPI-M के नेतृत्व में उन्होंने काफी किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी के भी मुद्दे उठाए हैं। ये सीकर सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी में सुमेधानंद सरस्वती हैट्रिक की तैयारी में, उनको उम्मीद है कि हैट्रिक लगा लेंगे, पिछली 2 बार से वो ही सांसद रहे। यहाँ पर कांग्रेस ने गठबंधन किया है माकपा से, कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन किया, क्योंकि यहाँ पर भी उनको कोई कैंडिडेट इस तरीके से शायद मिला नहीं, क्योंकि गठबंधन में भी कुछ सीटें इंडी गठबंधन ऑल इंडिया अलायंस पूरे भारत में हो रहा है, तो यहाँ पर भी वो एक जो फैक्टर है वो सामने आता है कि यहाँ पर आपके पास में जब एक कैंडिडेट सॉलिड नहीं था तो फिर आपको गठबंधन करके उस कैंडिडेट को देना चाहिए था जो कि
जीत सकता है चुनाव को। तो यहाँ पर अमरा राम काफी समय से किसानों के मुद्दों को लेकर मार्क्सवादी पार्टी से हैं, माकपा से हैं, और उनको गठबंधन में शामिल करते हुए कांग्रेस ने ये सीट उनके लिए छोड़ दी है माकपा के लिए। और वहां से अमरा राम चुनावी मैदान में है सुमेधानंद सरस्वती भाजपा के जो प्रत्याशी उनके सामने। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस की जो गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं माकपा के अमरा राम के बीच में है। और मुकाबला टफ नहीं कह सकते क्योंकि 2 बार से सांसद है सुमेधानंद जी, और अमरा राम जी को कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सांसदीय चुनाव में नया चल, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है और ये नए प्रत्याशी हम कह सकते हैं कि अमरा राम जी जो चुनावी रण के अंदर प्रत्याशी नहीं, वैसे पुराने दिग्गज हैं बिल्कुल, लेकिन चुनावी रण में उनको नया कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर भी नया वर्सेस अनुभव, पुराना वर्सेस अनुभवी। बिल्कुल दीपेंद्र नरूका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपसे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र नरूका जी, न्यूज़ 21 के न्यूज हेड, इनसे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आइए हम एक एक करके आपको उनसे मिलवाते हैं। और इसी बीच हमारे न्यूज़ 21 के वरिष्ठ पत्रकार दीपक आमेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी बहुत बहुत नमस्कार, करें तो स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़े। दीपक जी, हम बात करेंगे अलवर सीट की। भूपेंद्र यादव को टिकट मिला है, साथ ही भाजपा के प्रत्याशी हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। दूसरी अगर हम बात करें अलवर से ही ललित यादव को टिकट दिया गया है, जो कि कांग्रेस का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अलवर के मुंडावर के विधायक भी रह चुके हैं। और हम साथ में ये भी बात करना चाहेंगे आपसे, पूर्व सांसद करण सिंह का टिकट वहां से काटा गया और करण सिंह यादव की जगह करण सिंह जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसके बाद हम बात करें यादव को टिकट नहीं दिए जाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। तो ये सब पूरे मामले में, पूरी बातचीत में आपका क्या कहना, आपकी क्या राय है? अलवर सीट की बात करें तो वहाँ इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी के लिए ये सीट थोड़ी सी मुश्किल बनती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि पूर्व सांसद करण सिंह जी क्या रोल अदा करते हैं इस चुनाव में, उस पर ही यहाँ का चुनावी परिणाम जो है वो टिका हुआ है। जी, ललित यादव यंग है, यूथ इनके साथ है, यूथ का सपोर्ट। मुंडावर से बहुत अच्छा चुनाव लड़ा इन्होंने, विधायक हैं अभी वर्तमान में, और यूथ आइकन, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है। तो यूथ का सपोर्ट मिल सकता है आपका, यूथ इनके साथ है, सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम बात करेंगे पूर्व सांसद, जिसे हमने जिक्र किया, पूर्व सांसद करण सिंह का टिकट काटा गया है। उसके बाद करण सिंह यादव जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही टिकट नहीं दिए जाने की जो सबसे बड़ी बात, इसमें जिम्मेदार जो है वो भंवर जितेंद्र को ठहराया जा रहा है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? और जितेंद्र सिंह जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और उनकी शीर्ष नेतृत्व में अच्छी पकड़ है, तो बिल्कुल उनका टिकट कटने में कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह जी का रोल रहा ही होगा, जैसे कह सकते हैं। उस एरिया में जितेंद्र सिंह जी का बड़ा रोल रहता है टिकट वितरण में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव में और जितेंद्र सिंह जी कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका में वहाँ रहते हैं। अलवर के आसपास एरिया बाहुबली कहा जा सकता है, वहाँ उस क्षेत्र के बाहुबली। बिल्कुल। हम भरतपुर की बात करते हैं सर आपसे कि रामस्वरूप कोली को टिकट दिया गया है। भाजपा के प्रत्याशी 2004 में बयाना के वो सांसद रहे हैं, तो इस बारे में? रामस्वरूप जी लंबे टाइम से राजनीति से दूर थे। संजना जाटव जी जो है यूथ है, बिल्कुल पायलट की नजदीकी है कांग्रेस, और बहुत अच्छा चुनाव प्रचार इनका चल रहा है, यूथ इनके साथ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी चुनाव अच्छा होगा। यहाँ पे चुनाव दोनों ही उम्मीदवार अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार थोड़ी सी आगे नजर आ रही है चुनावी प्रचार में। अब जब आज वोट डल रहे हैं तो देखना होगा कि वोटर जो है वो किस और जाता है। वो मोदी जी की जो बात है, मोदी को यदि वोट करता है तो बीजेपी वहाँ चुनाव जीत जाएगी। तो यदि प्रत्याशी को देखा जाएगा तो कहीं न कहीं चुनावी परिणाम भी परिवर्तित नजर आ सकते हैं। खैर ये कह सकते हैं, ये तो आने वाला जो टाइम है वही बताएगा, 4 तारीख ही बताएगी कि कौन है। जैसे वही सर मैं अभी बात कर रही थी भरतपुर से, जैसे हमने संजना जाटव की बात, चुनाव अच्छा लड़ रही है, आपने बताया अलग चीज है, पर अपना काम वो बखूबी कर रही है। विधानसभा से या हम कह सकते हैं काटमूर विधानसभा से उम्मीदवार है, काफी बार उनको हार का सामना भी करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है सचिन पायलट की काफी करीब उनको माना जाता है। दूसरा यदि वो चुनाव जीत जाती है तो वो सचिन पायलट का भी
रिकॉर्ड तोड़ देंगी, सबसे यूथ सांसद बनने का वो जो रिकॉर्ड है ये तो टूट जाएगा। तो दीपक जी, हम बात करें दौसा की सीट के बारे में, तो कन्हैया लाल मीणा जी को भाजपा के प्रत्याशी इस बार घोषित किया गया है, वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही बात करें दौसा की, तो मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी चुनी गए हैं, वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, और दोनों प्रत्याशी इस चुनाव में अगर हम बात करें तो पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही कद्दावर नेता हैं। लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, पर विधानसभा चुनाव दोनों ही नेता चार बार लड़ चुके हैं। पहली बार लड़ रहे हैं। जी सर, यहाँ इस सीट की दौसा सीट की बात करें तो सबसे बड़ा भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उनकी साख दाव पे लगी हुई है। यदि यहाँ से बीजेपी चुनाव हारती है तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए अब देखना होगा कि मुरारी लाल मीणा जी चुनाव प्रचार में लग रहे हैं और पिछली बार एमएलए भी रहे हैं। कैसा काम किया है पिछली बार, क्या लगता है आपको? लोगों का फीडबैक इनके लिए ठीक ठाक है। दूसरा, कांग्रेस के बड़े लीडर इनके लिए चुनाव प्रचार के लिए इस सीट पे जा रहे हैं, तो ये हॉट सीट है, राजस्थान के लिए हॉट सीट है। तो देखना होगा कि अब देखते हैं क्या होता है चुनावी परिणाम। पर चुनाव मुरारी लाल मीणा की बात करें तो राजनीति में कन्हैया लाल जी से ज्यादा अनुभवी है। देखना होगा आगे क्या होता है। ये तो बिल्कुल 4 तारीख को पता चलेगा, आने वाला टाइम ही बताएगा कि कहते हैं ना कि ऊंट किस ओर करवट लेता है। तो ये हमारे साथ दीपक आमेटा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार न्यूज़ 21 के, जिनसे हमने काफी सारी बातचीत की। हम दीपक जी से आगे भी जुड़ेंगे। दीपक जी, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी वार्तालाप जो है बातचीत में जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ है सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि न्यूज़ 21 के मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका सुरेंद्र जी। हम बात करना चाहेंगे आपसे जयपुर ग्रामीण सीट के बारे में। राव राजेंद्र सिंह को भाजपा का प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए चुना गया है, मैदान में उतारा गया है। और आप जानते ही हैं कि दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछली बार 2 बार से राज्यवर्धन राठौड़ सांसद थे वहाँ के। क्या कहना चाहिए इस बारे में? इस बार यहाँ पे जो जयपुर ग्रामीण से सीट दी गई है भाजपा की, जो दी गई है राव राजेंद्र सिंह जी को, क्योंकि ये पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं और फिलहाल इनका जो माहौल है बहुत अच्छा है। इससे पहले 2 बार राजेंद्र सिंह जी रहे हुए हैं, कंटिन्यू 2 बार वहाँ पर सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अच्छा काम भी करा है और उनका अच्छा माहौल था, मतलब उनकी अच्छी पकड़ थी फील्ड में, ग्रामीण एरिया में। और इस बार जो चेहरा है राव राजेंद्र जी का है, उनका भी काम अच्छा है, वो भी पहले सांसद रह चुके हैं। और उनके सामने है कांग्रेस से अनिल चोपड़ा जी, जो नया चेहरा है। बात करना चाह रही थी कि अब अनिल चोपड़ा जी चुने गए हैं कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो नया चेहरा है, युवा है, ठीक है। अभी तो देखो क्या रहता है। बाकी माहौल जितना राव राजेंद्र जी का है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लंबा अनुभव है उनको राजनीति का अच्छा अनुभव है। और विधायक भी रह चुके हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं। और उनका माहौल बीजेपी का आपको पता ही है क्या है, क्या नहीं ग्रामीण एरिया में। ये है, सपोर्टर उनके काफी हैं। हाँ, उनके बीजेपी के सपोर्टर काफी हैं। राजवर्धन जी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उधर लोकल एरिया से जो भी विधायक वगैरह है, उनके जो भी है वो सब उनके साथ लगे। वोटर्स का भी काफी उनको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर हम बात करें अनिल चोपड़ा के बारे में, तो नया चेहरा है, अभी मेहनत करना उनको जरूरी है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी बिल्कुल, सुरेंद्र जी से हमने इस बारे में बातचीत की, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हमने बात की कि इस बार यहाँ किस तरीके के वोट पड़ सकते हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस जो है हमारे प्रत्याशी जो इस बार चुने गए हैं जयपुर ग्रामीण में उतारे गए हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस उनका रहा है, सुरेंद्र जी ने हमें बताया। तो हम बात करें सुरेंद्र जी, जैसे हमने जयपुर ग्रामीण की बात की, तो एक बार जयपुर शहर के बारे में हम बात कर लेते हैं। मंजू शर्मा को इस बार भाजपा का प्रत्याशी चुना गया है, मैदान में उतारा गया है। सबसे बड़ी बात है, नया चेहरा है, युवा चेहरा है, आप कह सकते हैं। लोगों के लिए नया कुछ देखने के लिए मिलेगा। मगर बात यह है कि भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी की बेटी है। बिल्कुल, तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी की अनुशंसा में इनके चलते इनको वोट दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, कितना सपोर्ट, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर्सन की बेटी है, क्या कुछ देखने को मिला? एक्चुअली क्या है, पॉलिटिकल परिवार से है मैडम, ठीक है, तो इनको पहले से भी अनुभव है काफी। और जो सीट दी गई है उसके चलते दी गई है सीट। और इनके सामने जो है प्रताप सिंह जी है, वो भी एक्सपीरियंस, मतलब एक तरीके से धुरंधरी मानो इस चीज के लिए। बिल्कुल। बाकी इस सीट पे थोड़ा सा वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। आपको लगता है कि वर्क ज्यादा करना पड़ेगा?
मतलब सीट भी दिया गया है, उनको मौका दिया है तो कुछ सोच समझकर, क्योंकि उनके पिता का काफी राजनीति में अनुभव रहा है। अनुभव रहा है, लेकिन मैं इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट है वो नया है, कैंडिडेट नया जी। और उनके जो विपक्ष में अगर हम बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास की, जैसे कि आपने बात की, तो उनको एक राजनीति में लंबा अनुभव है। हाँ, उसी के आधार पे कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जयपुर शहर के और शहर में अच्छा उन्होंने काम भी करे हैं। ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं करा, काम भी करा, लोगों का सपोर्ट है, काफी नाम है, हर समुदाय के लोग उनसे जुड़े हैं, हर समुदाय के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नुकसान इनको मिल सकता है, बीजेपी को इस चीज का नुकसान मिल सकता है, क्योंकि नया चेहरा है। सेकंड, अगर इस जगह अगर उन्होंने कोई पुराना चेहरा रखते, एक्सपीरियंस चेहरा होता तो कुछ बात बन सकती थी। तो खैर चलिए सुरेंद्र जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 4 जून को पता चलेगा कि क्या कुछ नतीजे जो है वो सामने आते हैं। सुरेंद्र जी, आपसे हम बातचीत जो हमारी है वो आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र शेखावत जी, जो कि न्यूज़ 21 के मैनेजिंग डायरेक्टर है। हम इनसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ काफी सारे और जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, एक एक करके हम आपसे रूबरू कराते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं और जानते हैं इस चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। तो इस वक्त मेरे साथ है न्यूज़ 21 के वरिष्ठ पत्रकार सुमित कुमावत जी। सुमित कुमावत जी से हम बात करेंगे करौली सीट के बारे में। सुमित जी, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमको समय दिया और हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, करौली सीट के बारे में। धौलपुर से इंदु देवी को टिकट मिला, इंदु देवी जाटव को टिकट मिला है, भाजपा की प्रत्याशी है, सबसे बड़ी बात है पहली बार चुनाव लड़ रही है। साथ ही हम बात कर रहे हैं करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को भी टिकट मिला है, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, कांग्रेस की तरफ से इस बार मैदान में उतारे गए हैं। सबसे बड़ी बात है पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो दोनों के बारे में क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगे दोनों नेताओं के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में? भजनलाल जाटव की बात करें तो भजनलाल जाटव पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, अच्छे वक्ता है, अच्छे राजनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ कह सकते हैं उनको जी। और करौली क्षेत्र में अच्छा उनका वर्चस्व जी, अच्छी यानी कि उनकी लोग पकड़ भी अच्छी है, धरातल से जुड़े हुए नेता है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए, अच्छा काम किया है। वहीं अगर हिंदू की बात करें तो युवा है, कुल मिलाकर के जो चुनाव हो रहा है आपकी बार युवा वर्सेस अनुभव के, बिल्कुल ये देखा जा रहा है इस बार काफी। चाहे चूरू सीट की बात करें या हम बाड़मेर सीट की बात करें, तो सारे चुनाव युवा वर्सेस अनुभव पे हैं। युवा वर्सेस अनुभव, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि हमने जितने भी इस बार हमने नाम जाने, उसमें एक तरफ तो काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, एक तरफ काफी युवा को इस बार का एजेंडा समझ में नहीं आ रहा है। 2024 का चुनाव कुल मिलाकर के देखा जाए तो युवाओं पे टिका हुआ है। युवाओं का रुझान जिस तरफ रहेगा, विजय उस पार्टी की निश्चित है। तो आपकी अपनी ये राय है। तो सुमित जी, हम आपसे बातचीत करते हैं। चलिए अब नागौर पे एक बार नजर डाल लेते हैं, नागौर सीट पे नजर डाल लेते हैं। ज्योति मिर्धा को टिकट मिला है, भाजपा की प्रत्याशी है, 2009 में सांसद भी रह चुकी हैं। और वहीं बात करें नागौर से तो हनुमान बेनीवाल को भी टिकट मिला है, काफी दमदार नाम है इनका, काफी चर्चित चेहरा है इनका, इस बार उनको टिकट मिला है, वर्तमान सांसद भी हैं, गठबंधन से जुड़े हुए हैं। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नागौर सीट जो है आपकी बार हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच में टक्कर है, अदावत की टक्कर कहा जा सकती है। अदावत की टक्कर शुरू से इनके बीच में अदावत रही है। हनुमान बेनीवाल हर बार भारी रहे ज्योति मिर्धा से। पिछली बार जो चुनाव था बीजेपी के पहले तरह लड़ा, विजय मिली। इस बार भी बीजेपी के साथ है। और ज्योति मिर्धा है तो काफी टाइम से राजनीति से पिछड़ी हुई है, गैप लिया हुआ है, कहा जाए तो राजनीति में उनका अभी लक चल नहीं पा रहा है। नागौर सीट अगर उनका लक होगा, अगर वो धरातल से जुड़ी हुई है तो निकल जाएगी सीट। बाकी तो ऐसा टफ है पूरा का पूरा। हनुमान बेनीवाल के साथ युवाओं की टीम अच्छे से जुड़ी, काफी सपोर्ट मिलता है जब भी हम उनको देखते हैं। कुल मिलाकर के अगर ये हर बार किसी भी सीट पे बात करी जाएगी तो वो चुनाव युवा वर्सेस अनुभव पे ही जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, युवा वर्सेस, इस बार कह सकते हैं ये लहर चली है इस नाम की, युवा वर्सेस अनुभव। बिल्कुल। अब बात कर रहे थे हनुमान बेनीवाल की, क्या कह रहा था? हनुमान बेनीवाल जी एक सुलझे हुए मजे हुए खिलाड़ी है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए किसानों के अच्छे बड़े नेता है, लीडर कहा जा सकता है। मुद्दों को बनाना उनको अच्छे से आता है, मुद्दों का सोल्यूशन करना भी आता है। कई बार हम उनको देखते आए दिन हम देखते रहते हैं उनको टीवी पर।
इस बार हर बार की बात करें तो चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, तो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे बजरी माफियाओं के खिलाफ आवाज उठानी है, तो खुल के बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, प्रशासन से भी खुल के उनकी बातचीत भी करते हैं, मदद के लिए हर समय आम जनता के लिए तैयार रहते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है कि आदमी एक राजनेता इस तरीके से आम जनता के लिए जुड़ा हुआ है, उनके मदद के लिए हर समय तैयार रहता है। तो बहुत सी चीजें हनुमान बेनीवाल में काफी, यानी कि अगर अनुभव की बात करें तो ज्योति मुद्रा से काफी अच्छा अनुभव। तो आपको क्या लगता है इस बार ये जो पलड़ा है किसकी तरफ पलट सकता है? पिछले अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल अभी तो भारी नजर आ रहा है। बाकी ये तो चुनाव है, आम जनता का रुझान जिस तरफ जाता है। दूसरा फेज का चुनाव होने वाला है, 4 जून को नतीजे हैं। आज की वोटिंग जिस तरह से हो रही है उसको देखकर क्या लगता है, जो पहले अनुमान लगाया गया था और आज के जिस तरह से हमने स्तर देखा वोटिंग का स्तर जो भी चल रहा है वो युवाओं पे ही टिका हुआ है। युवाओं पे देखते हैं बात अगर तो लास्ट समय जो समय चल रहा है, बिल्कुल इस समय जो प्रतिशत है मतदान राजस्थान का वो काफी अच्छा हुआ है, अच्छा मतदान हुआ। तो इससे उम्मीद है बीजेपी की, कांग्रेस को, दोनों को उम्मीद तो अपनी जगह है, पर तो 4 जून को पता चल पाएगा फिर किसकी किस्मत इस बार बाजी मार रही है। आपको नहीं लगता है इस बार काफी सपोर्ट इस तरह से कि मिलने वाला है? ये मैंने चाहा था कि मैं सवाल जरूर करूंगी, थर्ड जेंडर ने भी इस बार वोट दिया है, आपने देखा होगा। बिल्कुल, तो काफी इस बार प्रगति की जा सकती है, वोट काफी फायदेमंद हो सकते हैं, आपको नहीं लगता? थर्ड जेंडर को भी जगह दी गई है। बिल्कुल दी गई है, अच्छी चीज है, अच्छा पहल भी है, एक तरीके अच्छी पहल है। तो वोटों में भी काफी मुनाफा हम कह सकते हैं इस बार देखने को मिल सकता है। हाँ, कुल मिलाकर के देखने को ये तो सब 4 जून को पता चल पाएगा। 4 जून को पता चल पाएगा। तो जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत सुमित जी आपका धन्यवाद, आपने हमसे अपनी राय साझा की, हमारे दर्शकों के बीच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुमित कुमावत जी, वरिष्ठ पत्रकार है, काफी समय से आप पत्रकारिता क्षेत्र में है, काफी लंबा अनुभव है, हम इनसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। तो आज की समाचार में आपने देखा काफी लोगों से हमने बात की। तो पहले चरण के 12 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में मैं कह सकती हूँ जो है बंद हो चुका है। 26 अप्रैल को मतदान का दूसरा चरण है। 4 जून को चुनाव का परिणाम आने पर ही तस्वीरें जो है वो कह सकते हैं कि साफ हो जाएगी कि आखिरकार किस प्रत्याशी की मेहनत जो है वो रंग लाती है और किसे निराशा भी हाथ लगती है। तो खैर, न्यूज़ 21 के खास बुलेटिन में, खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें और जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।